CBT1 और CBT2 में स्ट्रेटेजी तो आपको अलग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि CBT1 जो है वो आपका कंप्लीटली नॉन टेक है, और CBT2 में ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है। जैसे 150 मार्क्स का होता है CBT2, तो उसमें से 50 मार्क्स होता है आपका नॉन टेक और 100 मार्क्स आता है आपका टेक्निकल से। तो अगर आप CBT1 के लिए तैयारी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली CBT2 का जो 50 मार्क्स है उसके लिए भी आप तैयारी कर ही रहे हैं नॉन टेक का, क्योंकि नॉन टेक ऑलमोस्ट सेम रहता है। और बाकी CBT2 के लिए अलग से आपको टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट काफी सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। जैसे कि एक तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऐप में भी जाके कोई भी अगर किसी को भी अगर प्रैक्टिस करना हो, मॉक टेस्ट देना हो, तो वो टेक्स्ट बुक ऐप फॉलो कर सकता है। मैंने भी उस टाइम टेक्स्ट बुक के ऐप से मुझे काफ़ी हेल्प मिला था, मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे वहाँ से। वाईफाई स्टडी में संदीप जानी सर के वीडियोस फॉलो करता था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिलता था। पर मैं वो देख के साथ ही साथ अपना खुद का नोट्स भी बनाता था। तो हैंड रिटन नोट्स आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, तो एग्जाम का प्रिपरेशन रहना बहुत ईजी हो जाता है। एट द एंड मोमेंट आप बहुत अच्छे से रिविजन कर पाते हो। जैसे कुछ बुक से आपका गुप्ता का हो गया या खुरमी गुप्ता का हो गया, यहाँ से भी आप लोग ढेर सारा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आप उठा लीजिए, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक, एनालिसिस, स्पीड इंक्रीज, इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आइडिया आती है। इससे पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के PYQs, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और इसके अलावा फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। तो यदि आप इससे मेरा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप इसे क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कम्युनिटी में स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे साथ है देवप्रिय जी, जिनका सिलेक्शन JEE में हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि JEE की इंटरव्यू लाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं जो कि वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आई है। तो ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। वीडियो चैनल पे अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम जैसे कि देवप्रिय घोष है और मैं वेस्ट बंगाल के मालदा के निवासी हूँ। ठीक है, तो मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद 2018 to 20 मैंने एमटेक किया। उसी दौरान मैंने ये एग्ज़ाम भी दिया था RRB JEE का, जो कि नोटिफिकेशन निकला था आपका 2018 में और एग्ज़ाम हुआ 2019 पे। तो इसके बाद क्योंकि मैं वेटिंग में चला गया था, तो इसके बाद मैं कॉर्पोरेट में मैंने अपना करियर कंटिन्यू किया। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स जब मेरा वेटिंग क्लियर हुआ, तो मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ फिलहाल। 1 साल का हम लोगों का JEE का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद फाइनल पोस्टिंग आएगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों का ट्रेनिंग धनबाद में चल रहा है, भूली में, जो कि ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जितने भी आपके रेलवे कर्मचारी है उनके ट्रेनिंग यहीं पे होता है अभी भूली में। इससे पहले आप और भी कोई एग्जाम दिए थे? हाँ, इससे पहले एक एग्जाम मैंने और दिया था, वो था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक कॉलेज का लेक्चरर का एग्जाम। अब हम इनसे जानेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले बताइए मैथ के बारे में। आपने मैथ को कैसे पढ़ा था? कोई ऑनलाइन किए थे या ऑफलाइन क्लास? मैथ मैंने हर सब्जेक्ट के लिए मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से हेल्प लिया है। जैसे ऑफलाइन मैंने कुछ गाइड बुक्स फॉलो किया था, कुछ मैथ के लिए स्पेशल बताइए। मैथ के लिए स्पेशली मैंने वही GK पब्लिकेशन का जो गाइड बुक मैंने खरीदा था, उसमें मैथ्स भी था, तो उससे मैंने मैथ्स प्रैक्टिस किया। और बाकी मैंने ऑनलाइन कुछ चैनल्स मैंने फॉलो किए थे जहाँ पे मैथ्स और जनरल साइंस ये सब मैंने प्रैक्टिस किया था। उसमें से एक है आपका वाईफाई स्टडी, तो वाईफाई स्टडी भी मैं फॉलो करता था रेगुलर। और बाकी तो मैंने बुक से ही प्रैक्टिस किया है। कोई भी आप गाइड बुक उठा सकते हैं RRB JEE के रिगार्डिंग और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ में आपने कितना टाइम दिया था एक दिन में लगभग प्रैक्टिस के लिए? ऐसे तो मतलब
ऐसा अलग अलग से मैंने टाइम नहीं किया था कैटेगराइज्ड अलग से हर सब्जेक्ट के लिए, बट इन जनरल आप 3 to 4 आवर्स भी देंगे तो वो मुझे लगता है काफ़ी है पर डे, अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग का आपने कहाँ से? रीजनिंग मैंने कुछ एक तो कुछ मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, उसमें भी मैंने रीजनिंग सॉल्व किया था। बाकी जो मैंने गाइड बुक खरीदा हुआ था उससे भी मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस किया। और रीजनिंग मुझे लगता है आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता जाएगा आपका। कि रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका होता जाएगा, मतलब फ्लुएंसी आती जाएगी। जैसे आप मैकेनिकल ब्रांच से है, मतलब सिविल। एमटेक किए हुए आप? हाँ, एमटेक किया है। एमटेक किया तो आपका जैसे मैथ और रीजनिंग तो काफी अच्छा ही रहा होगा, पहले भी मैथ में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ, जैसे कि एमटेक में जाने के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग ये सब गेट में भी आपका होता है। तो उसमें रीजनिंग नहीं होता है, मोस्टली एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स जो है वो आपका गेट में भी रहता है। तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन था, और क्योंकि मैं गेट 2019 में भी अपीयर किया था, लगातार 2 साल मैंने गेट दिया था, 2018-19 दोनों, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन था। और साइड बाय साइड में SSC JEE का भी एग्ज़ाम दिया था, वहाँ भी क्योंकि रीजनिंग होता है। तो वही आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग तो वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम के लिए आपका काम आ जाएगा। और जीए के बारे में बताइए, जीए आपने कैसे पढ़ा? जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाता है उसमें कितने ईयर पहले के पूछे जाते हैं क्वेश्चन? तो जैसे कि जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट होता है, एक तो होता है आपका स्टैटिक जीके और एक होता है आपका करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स है उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, बट जो स्टैटिक जीके है वो मैंने वही जीके पब्लिकेशन की जो बुक था उससे काफ़ी मुझे हेल्प हुआ। बाकी लूसेंट की भी एक किताब आती है जनरल अवेयरनेस की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और रेगुलरली मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो करता था, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया, वाईफाई स्टडी। तो वहाँ भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा था स्टैटिक जनरल नॉलेज को। आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है क्या? नहीं, ये मैंने उतना फॉलो नहीं कर पाया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एमटेक भी चल रहा था। बट जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर करंट अफेयर्स में आपको अच्छा ग्रिप लाना है तो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। जैसे एक फेमस न्यूज़पेपर है द हिंदू, वो अभी बहुत लोग फॉलो करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो वो आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। बाकी स्टैटिक जीके तो आप कोई भी अच्छी जनरल नॉलेज की किताब फॉलो करोगे तो आप हो जाएगा वहाँ से। और जैसा कि साइंस का भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो साइंस को आपने कैसे किया था, कौन सी पब्लिकेशन से? जैसे आपका साइंस स्ट्रीम तो आपका है ही पहले से, तो साइंस तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा अच्छे से। हाँ, तो जैसे साइंस के लिए मोस्टली वही क्लास 9, 10th, 11th की जो स्टैंडर्ड है उसी से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे, जो कि काफ़ी बेसिक है, लेकिन आपको रिवीजन में रहना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप कोई भी गाइड बुक उठा लीजिए जिसमें कॉम्पैक्ट तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, रीजनिंग ये सब दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी या तो आप 9th 10th की फिजिकल साइंस की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो यही बेसिक चीज़ें ही रहती है काफ़ी। तो CBT 1 जो है, CBT 1 और CBT 2 में क्या आपकी दोनों की स्ट्रेटेजी सेम थी या फिर दोनों में? नहीं, जैसे CBT 1 और CBT 2 में स्ट्रेटेजी तो आपको अलग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 जो है वो आपका कम्प्लीटली नॉन टेक है, और CBT 2 में ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है। जैसे 150 मार्क्स का होता है CBT 2, तो उसमें से 50 मार्क्स होता है आपका नॉन टेक और 100 मार्क्स आता है आपका टेक्निकल से। तो आप कोई भी स्ट्रीम का, अगर आप सिविल के हैं या आप इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो उस हिसाब से आपका 100 मार्क्स आपका टेक्निकल में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। बाकी जो 50 मार्क्स का है वो आपका रहेगा नॉन टेक का। तो अगर आप CBT 1 के लिए तैयारी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली CBT 2 का जो 50 मार्क्स है उसके लिए भी आप तैयारी कर ही रहे हैं नॉन टेक का, क्योंकि नॉन टेक ऑलमोस्ट सेम रहता है। और बाकी CBT 2 के लिए अलग से आपको टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
जैसे कि आपने बोला कि CBT 2 में जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो CBT 1 का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ वो होता जाएगा, कुछ चीजें नया ऐड होता है, जैसे एक एनवायरनमेंट आता है, हाँ, एक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल आ जाता है, और एक आपका कंप्यूटर रिलेटेड कुछ तो आ जाता है, जिसमें आई गेस 10 मार्क्स रहता है और 20 मार्क्स। तो ये नया एड ऑन होता है CBT 2 में। बाकी ऑलमोस्ट 30 मार्क्स वो सेम ही रहता है CBT 1 से सिलेबस में ही, और बाकी 100 मार्क्स रहता है आपका टेक्निकल। आप अभी और भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं अभी नहीं तैयारी कर रहा। और मॉक टेस्ट आपने कहीं से दिया था क्या? मॉक टेस्ट काफी सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। जैसे कि एक तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऐप में भी जाके कोई भी अगर किसी को भी अगर प्रैक्टिस करना हो, मॉक टेस्ट देना हो, तो वो टेक्स्ट बुक ऐप फॉलो कर सकता है। मैंने भी उस टाइम टेक्स्ट बुक के ऐप से मुझे काफी हेल्प मिला था, मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे वहां से। जैसे एग्जाम में बहुत सारे कोई बैठते हैं, एग्जाम में एक अच्छी प्रिपरेशन रहती है कि नहीं की, लेकिन एग्जाम में प्रेशर हो जाता है उनका, और जो क्वेश्चन आता है वो भी भूल जाते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है या फिर क्या है? प्रेशर मैनेजमेंट तो जरूरी है, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे MCQ, जितना मॉक टेस्ट दोगे, उतने अच्छे से आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी और आप टाइम मैनेजमेंट करने में आप सक्षम रहोगे। एक्चुअली जैसे मैंने जो बुक लिया था ना, वो कॉम्पैक्ट था। 2 बुक आता है उसका, एक CBT 1 का, एक CBT 2 का। तो उसमें CBT 1 में पूरा CBT 1 का सिलेबस कवर होता है, CBT 2 में पूरा CBT 2 का सिलेबस कवर। जैसे कि CBT 2 में आपने बोला कि आपका सिविल है, तो CBT 2 में आप टेक्निकल एबिलिटी से 100 मार्क्स की पूछा जाता है। हाँ, तो उसका आपने 100 मार्क्स कैसे किए कवर? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर प्रिपरेशन ले रहा है तो अपना हैंड रिटन नोट्स बनाए, उससे जो मदद मिलेगा वो बेस्ट है। और बाकी प्रिपरेशन लेने के लिए मैंने जैसे ऑनलाइन भी हेल्प लिया था काफ़ी। मैंने वाईफाई स्टडी में संदीप जानी सर के वीडियोस फॉलो करता था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिलता था। पर मैं वो देख के साथ ही साथ अपना खुद का नोट्स भी बनाता था। तो हैंड रिटन नोट्स आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन लेना बहुत ईजी हो जाता है। एट द एंड मोमेंट आप बहुत अच्छे से रिविजन कर पाते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपना खुद के नोट्स बनाएं और उसको फॉलो करें, और साथ में MCQ प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए कोई भी अच्छी गाइड बुक्स उठा ले, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो जैसे कुछ बुक से आपका गुप्ता का हो गया या खुर्मी गुप्ता का हो गया, यहाँ से भी आप लोग ढेर सारा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आप उठा लीजिए, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर किया था क्या? हाँ, मैंने किया था। मैंने जैसे RRB JEE का इससे पहले 2016 से पहले जो था, 18 से पहले, वो ऐसे अलग से सिविल के लिए नहीं आता था। तो उस पैटर्न से अभी का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। तो इसलिए मैंने मोस्टली SSC JEE के क्वेश्चंस फॉलो किया था। SSC JEE के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, उसका मैंने एक सेट खरीदा था, क्वेश्चन बैंक टाइप, और वहाँ से मैंने उससे कुछ फायदा मिला था? हाँ बिल्कुल, वहाँ से काफ़ी प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि MCQ भी है, तो MCQ पूरा प्रैक्टिस का ही है। जितना आप पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके ग्रिप में आ जाएगा। जैसे CBT 2 में 100 मार्क्स का जो टेक्निकल एबिलिटीज होता है, वो तो एक मेन फैक्टर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। तो उसको बच्चे उसमें 100 में अच्छे स्कोर कैसे करें? जब अगर किसी को 80-90 मार्क्स लाने हैं तो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए तो वही है कि आप हर एक सब्जेक्ट की अपनी खुद की नोट्स बनाएं, उसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें जितना भी आपको टाइम मिले। आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बस यही तरीका है, और तो कुछ नहीं। अभी जो वैकेंसी आई हुई है JEE की, उसमें अभी नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया। हाँ। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो एकदम स्टार्टिंग से एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उनको थोड़ी बता दीजिए कि कैसे पढ़ें, वो मैथ GS को कैसे तैयारी करें, सब एक बता दीजिए सब्जेक्ट कौन कौन सा कैसे टाइम पे पढ़े। बेस्ट तो यही है कि आप लोग मतलब मेरे हिसाब से कि आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी गाइड बुक उठाइए जो कि अच्छा है, और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फॉलो करिए, क्योंकि इस बार का भी जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है 2018 का। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी जो अलग अलग सेट हुए थे, अलग अलग टाइमिंग के, मुझे नहीं पता कि वो अभी अवेलेबल है कि नहीं ऑनलाइन, बट वो होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके का है। तो उसके आगे जाके आप अच्छे से फिर फोकस कर सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ पे इतना फोकस करना ज़रूरी है, और अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर
कोई एक चीज को लेके मत बैठिए, जैसे कि अगर करंट अफेयर्स या किसी एक चीज पे आपका उतना अच्छा ग्रिप नहीं है तो बाकी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे मेरा खुद का मैं बता सकता हूँ, मेरा करंट अफेयर्स का इतना अच्छा था नहीं सीन, मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन भी नहीं था करंट अफेयर्स का, और मैंने क्योंकि मेरे से रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करना उस टाइम पे नहीं हो रहा था, क्योंकि उस सेम टाइम पे मैं एमटेक भी परस्यू कर रहा था। लेकिन मैंने स्टैटिक जीके पे फिर फोकस किया, बाकी चीज़ों पे फोकस किया जिससे मेरा मार्क्स कैरी हो सके। तो ऐसे भी मतलब अपने लिमिटेशंस को समझना है और अपने स्ट्रेंथ को भी समझना है और उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। रूटीन का क्या रोल है? रूटीन तो देखिए ऐसा मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है डेडिकेटेडली या ये ऐसा कुछ नहीं था, बट वो कंटिन्यूअस पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है, रेगुलरिटी मेंटेन करना, हर रोज बैठना, हर रोज पढ़ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रेगुलरिटी मेंटेन करना। इसका पे स्केल क्या है अभी? इसका पे स्केल है पे लेवल 6, और ग्रेड पे 4200। और इसमें प्रमोशन के बारे में बता दीजिएगा। प्रमोशन जो इसमें है आपका, जैसे हम लोगों ने एंट्री लिया है जेई में जो कि पे लेवल 6 है, तो इसके ऊपर आता है आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो कि है पे लेवल 7, और इसके ऊपर आता है आपका एईएन जो पे लेवल, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है एईएन पे लेवल, बट हाँ, तो एईएन बनने के लिए आपको एलडीसी एग्जाम देना पड़ता है जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और जिसके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप 5 इयर्स सर्विस कंप्लीट कर लेंगे इन इंडियन रेलवे। और एसएससी जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर होने के लिए आपका सीनियरिटी बेसिस पे होता है, जैसे वैकेंसी क्रिएट होगा वैसे सीनियरिटी के बेसिस पे आप जितना मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए। सर इसका कोई डेफिनेट ये नहीं है, टाइम नहीं है। आप तो मोस्टली आप 3 साल से तो ज्यादा ही टाइम लगता है, इससे कम में तो किसी का नहीं होता है, बट वो भी अगेन डिपेंड करता है कि कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ है। प्रमोशन में एग्जाम भी देना पड़ता है ना? नहीं, प्रमोशन एसएससी के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, लेकिन एईएन होने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो एलडीसी एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा एईएन के लिए। तो जैसा देख रहे हैं अभी रेलवे ने जारी किया है नोटिफिकेशन, इसमें लगभग 7000 कुछ है वैकेंसी, और पिछली बार इससे ज्यादा थी। इस बार वैकेंसी कम है तो कंपटीशन तो टफ होने वाला है, तो बच्चे कैसे एक सीट में मतलब ज्यादा फाइट होने वाला है। हाँ, कंपटीशन तो डेफिनेटली टफ होगा, और जैसे कि नोटिफिकेशन में भी आया है कि इस बार, क्योंकि बीच में कोविड टाइम चल रहा था, तो उसके लिए अभी 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है इस साल आरआरबी के लिए। तो जो मतलब जनरल कैटेगरी में 32 इयर्स तक आप अपीयर कर सकते थे एग्जाम में, इस बार की एग्जाम में अप टू 34 इयर्स तक कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली, और क्योंकि सीट भी लास्ट टाइम से 70 to 80% है, उससे काफ़ी कम है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इसमें। तो दोस्तों आपने एक जेई के कैंडिडेट का इंटरव्यू देखा, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इस चैनल पे अगर आप लोग अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में टाइम देने के लिए। थैंक यू।